नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पर। मतलब एक दीवानी मुकदमे का पूरा सफर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास संहिता के कुछ जरूरी हिस्से हैं और कुछ लेख भी हैं जो इसकी बारीकियों को समझने में मदद करेंगे। तो मकसद यह है कि ये पता चले कि एक सिविल केस अदालत में कैसे शुरू होता है, कैसे आगे बढ़ता है और आखिर में फैसला कैसे होता है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल, ये कोड जो है ये सिविल अदालतों की कार्यवाही की रीढ़ की हड्डी है, आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो यही समझना होता है कि कौन से मामले सिविल कोर्ट सुन भी सकते हैं या नहीं। धारा 9 है इसकी, वो कहती है कि अदालतें हर उस मुकदमे को सुनेंगी जो सिविल प्रकृति का हो। बस शर्त ये है कि किसी कानून ने उसे सुनने से एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली मना ना किया हो। अच्छा, ये सिविल प्रकृति, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ पैसे या प्रॉपर्टी के मामले हैं? और ये मनाही, ये रोक कैसे होती है? देखिए, सिविल प्रकृति का मतलब है वो मामले जो किसी के निजी अधिकारों और दायित्वों से जुड़े हों। जैसे आपने कहा संपत्ति, कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया हो, किराया, मुआवजा या किसी पद से जुड़ा अधिकार, ये सब सिविल है। हाँ। लेकिन जो मामले पूरी तरह से धार्मिक रस्मों या सिर्फ जाति के सवाल से जुड़े हों, वो इसमें नहीं आते। और रोक दो तरह की हो सकती है। एक तो स्पष्ट रोक, मतलब साफ साफ किसी कानून में लिखा हो कि भाई ये मामला सिविल कोर्ट नहीं सुनेगा। जैसे कई बार लेबर कोर्ट्स होते हैं औद्योगिक झगड़ों के लिए, या रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं। अच्छा। हाँ। और दूसरी होती है परोक्ष रोक। ये तब होती है जब कानून कोई खास तरीका बताता है उसी मामले के लिए, या फिर वो मामला पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। पर एक मजेदार बात यह है कि अगर कोई शक हो तो हमेशा यही माना जाता है कि सिविल कोर्ट को सुनने का अधिकार है। बर्डन दूसरे पक्ष पर होता है साबित करने का कि अधिकार नहीं है। यानी पहला काम है सही अदालत ढूंढना। ये जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार जिसे कहते हैं, हाँ। इसका क्या रोल है इसमें? हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्षेत्राधिकारी तय करता है कि कौन सी अदालत आपका केस सुन सकती है। इसमें 3 चीजें देखनी होती हैं। विषय वस्तु, मतलब केस किस बारे में है, जैसे अचल संपत्ति है तो वो कहाँ है। दूसरा आर्थिक मूल्य, मतलब केस कितने पैसों का है, हर कोर्ट की एक लिमिट होती है। और तीसरा भौगोलिक सीमा, कि कोर्ट का इलाका कौन सा है। और अगर गलत कोर्ट में चले गए तो केस खारिज हो सकता है, आपको सही कोर्ट में दोबारा फाइल करना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप बहुत ध्यान से लेना होता है। ठीक है, मान लिया सही अदालत चुन ली, अब केस शुरू कैसे करते हैं? केस शुरू होता है वाद पत्र या प्लेंट फाइल करने से। ये धारा 26 और आदेश 4 में बताया गया है। इसमें वादी, मतलब जो केस कर रहा है, वो अपनी पूरी कहानी लिखता है। क्या हुआ, क्यों वो अदालत आया है और वो चाहता क्या है, मतलब क्या राहत मांग रहा है। ओके। वाद पत्र मिलने के बाद कोर्ट फिर दूसरे पक्ष को, यानी प्रतिवादी या डिफेंडेंट को समन भेजता है। ये धारा 27 और आदेश 5 के तहत होता है। समन मतलब बुलावा? हाँ बिल्कुल, एक तरह से आधिकारिक बुलावा कि आपके खिलाफ ये केस आया है, आपको इस तारीख को अदालत में हाजिर होना है। और साथ में वाद पत्र की कॉपी भी होती है ताकि उसे पता चले कि पूरा मामला है क्या। और अगर प्रतिवादी आए ही ना, समन मिल गया पर वो आया नहीं, तब? ये भी होता है। अगर ये पक्का है कि समन उस तक ठीक से पहुंच गया था, मतलब तामील हो गया था, और फिर भी वो बिना किसी ठीक ठाक वजह के नहीं आता, तो अदालत आदेश 9 नियम 6 के तहत एक तरफा कार्रवाई कर सकती है। मतलब वादी की बात सुनकर आगे बढ़ सकती है और फैसला भी दे सकती है। अच्छा, मतलब केस रुकेगा नहीं? नहीं रुकेगा। हाँ, लेकिन अगर बाद में प्रतिवादी कोर्ट को ये यकीन दिला दे कि उसके पास ना आने की कोई ठोस वजह थी, मान लीजिए उसे समन मिला ही नहीं या वो बहुत बीमार था, तो वो उस एक तरफा आदेश को रद्द करने की अर्जी दे सकता है। समझ गया। और अगर प्रतिवादी आ जाता है कोर्ट में, तब क्या होता है? हाँ, तो अगर प्रतिवादी हाजिर होता है तो उसे अपना जवाब देना होता है। इसे कहते हैं लिखित कथन या रिटन स्टेटमेंट। ये आदेश 8 में है। इसमें वो वादी की कही हर बात का पॉइंट वाइज जवाब देता है। वो बता सकता है कि वादी की कौन सी बात सही है, कौन सी गलत। वो चाहे तो वादी के दावे के बदले अपना कोई दावा, जिसे सेट ऑफ कहते हैं, या कोई बिल्कुल अलग दावा, जिसे काउंटर क्लेम कहते हैं, वो भी उसी केस में उठा सकता है। अच्छा, मतलब अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। बिल्कुल। इसके बाद कोर्ट दोनों पार्टियों को सुनकर ये तय करता है कि झगड़े की असली जड़ क्या है, मतलब किन किन बातों पर दोनों में मतभेद है। इन्हें विवाद्यक या इश्यूज कहते हैं, जैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था,
क्या वो तोड़ा गया, कितना नुकसान हुआ, कोर्ट ये सवाल तय कर देता है। तो एक तरह से केस का फोकस तय हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इससे केस भटकता नहीं और पता होता है कि किन सवालों पर सबूत देने की जरूरत है। तो फिर सबूतों की बारी आती होगी। एग्जैक्टली। इसके बाद स्टेज आता है सबूतों का। पार्टीज अपने दावे को साबित करने के लिए सबूत पेश करती हैं। ये दस्तावेजी सबूत हो सकते हैं, जैसे कोई कागजात, या फिर मौखिक सबूत यानी गवाहों के बयान। गवाहों को बुलाना, उनसे सवाल जवाब, ये सब। हाँ, गवाहों को समन भेजकर बुलाया जाता है, आदेश 16। फिर उनसे परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा होती है, आदेश 18। ये स्टेज काफी लंबा चल सकता है। लगता तो है। तो सबूत और बहस ये सब पूरा होने के बाद? हाँ, जब दोनों तरफ से सारे सबूत आ जाते हैं, गवाहों के बयान हो जाते हैं और वकील अपनी अपनी फाइनल बहस कर लेते हैं, तब कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जिसे निर्णय या जजमेंट कहते हैं। ये आदेश 20 में है। इसमें जज साहब पूरा केस डिस्कस करते हैं। फैक्ट्स क्या थे, सबूत क्या कहता है, कानून क्या है और वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं और क्यों। और इसी के आधार पर डिक्री बनती है। सही, निर्णय के आधार पर ही डिक्री बनती है। डिक्री एक तरह से कोर्ट का फाइनल फॉर्मल ऑर्डर होता है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि किस पार्टी को क्या अधिकार मिले या किसे क्या करना है, जैसे पैसे देने हैं या कब्जा देना है। लेकिन क्या हो अगर कोई पार्टी, मान लीजिए हारने वाली पार्टी, डिक्री में लिखी बात मानी ना, जैसे अगर पैसे देने का ऑर्डर और वो दे ही नहीं रहा? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। अगर डिक्री का पालन नहीं होता तो जीतने वाली पार्टी, जिसे अब डिक्री धारक कहते हैं, उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकती है, मतलब लागू करवा सकती है। इसके लिए आदेश 21 में बहुत लंबी प्रक्रिया दी गई है। एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं? मतलब कोर्ट क्या करता है? कोर्ट कई तरीके अपना सकता है। सबसे आम तरीका है दोषी पक्ष की संपत्ति को कुर्क करना यानी अटैच करना और फिर उसे नीलाम करके पैसा वसूलना। सारी संपत्ति कुर्क हो सकती है? नहीं, सारी नहीं। धारा 60 में बताया गया है कि कुछ जरूरी चीजें कुर्क नहीं की जा सकती, जैसे खाना बनाने के बर्तन, पहनने के जरूरी कपड़े, बिस्तर, या अगर वो किसान है तो उसके खेती के औजार, कारीगर है तो उसके काम के औजार, ये सब सुरक्षित है। अच्छा, ये जरूरी है जानना। हाँ, और पैसों की डिक्री में अगर वो जानबूझकर नहीं दे रहा है तो खास परिस्थितियों में उसे गिरफ्तार करके सिविल जेल भी भेजा जा सकता है, धारा 55-58। ओके, तो डिक्री आ गई, उसे लागू भी करवा लिया। क्या ये कहानी का अंत है या इस डिक्री को भी चुनौती दी जा सकती है? नहीं, अंत जरूरी नहीं है। अगर कोई पक्ष डिक्री से संतुष्ट नहीं है तो वो आमतौर पर ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। ये धारा 96 और आदेश 41 में है। पहली अपील? हाँ, पहली अपील। और कुछ मामलों में अगर कोई कानून का बड़ा सवाल जुड़ा हो तो पहली अपील के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दूसरी अपील भी हो सकती है, धारा 100। मतलब मौके हैं? बिल्कुल। सिर्फ डिक्री ही नहीं, केस चलने के दौरान कोर्ट जो कुछ खास ऑर्डर पास करता है उनके खिलाफ भी अपील हो सकती है, धारा 104। इसके अलावा 2 और रास्ते भी हैं, हालांकि उनके ग्राउंड्स बहुत लिमिटेड हैं। एक है पुनर्विलोकन या रिव्यू, धारा 114, आदेश 47। ये उसी कोर्ट में होता है जिसने फैसला दिया था। ये तब हो सकता है जब कोई नया और जरूरी सबूत मिल जाए जो पहले नहीं मिल पाया था या फैसले में कोई साफ गलती दिख रही हो। और दूसरा है पुनर्निरीक्षण या रिवीजन, धारा 115। ये हाईकोर्ट में होता है। ये तब होता है जब लगे कि निचली अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम किया या उसका इस्तेमाल करने में गलती की या कोई गैर कानूनी काम किया। तो मतलब फैसले के बाद भी कई रास्ते खुले रह सकते हैं? हाँ, सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंस है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक सिविल केस वादपत्र से शुरू होता है, फिर समन जाता है, जवाब आता है, विवादक तय होते हैं, फिर सबूत पेश होते हैं, बहस होती है, फैसला और डिक्री आती है। बिल्कुल। हाँ, और फिर जरूरत पड़ने पर उस डिक्री को लागू करवाया जाता है या फिर उसे अपील, रिव्यू, रिवीजन में चुनौती दी जा सकती है। एकदम सही। ये पूरी एक स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है। इसका मकसद यही है कि दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले और न्याय हो सके। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। हाँ, पूछिए। कानून ने अदालतों का क्षेत्राधिकार काफी हद तक साफ साफ बताया है, ये धाराएं, ये नियम, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो शायद कानून में सीधे तौर पर कवर ना हो।
ऐसे में अदालतों के पास जो ये अंतर्निहित शक्तियां या इनहेरेंट पावर्स होती हैं, वो न्याय करने के लिए उन्हें कितना लचीलापन, कितनी गुंजाइश देती हैं, खासकर उन मामलों में जिनका कानून में सीधा जवाब नहीं मिलता। ये बहुत अच्छा सवाल है। इनहेरेंट पावर्स, इस पर सोचते हैं और शायद श्रोता भी इस पर विचार करें। खैर, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। जरूर। नमस्कार।